हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन IAS स्पीशियस में आपका स्वागत है। आज से हम एक नया इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं जिसके तहत जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हैं प्रीलिम्स में, स्टैटिक पोर्शंस जैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री या फिर आर्ट एंड कल्चर या फिर मेडाइवल हिस्ट्री या फिर जो आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं, आने वाले समय में हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि ये मैगज़ीन या ये जो पीडीएफ है ये मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है और मैंने सोचा था कि अगर लास्ट 5 इयर्स के पेपर अगर मिल जाते हैं हमें विद सॉल्यूशन तो हम उसे डिस्कस कर देंगे। लेकिन एक्चुअली ये आपका जो पीडीएफ है 2017 से लेके जो आपका 2007-8 तक का पेपर है, यानी कि पिछले 10 सालों का कंपाइलेशन है और इसमें काफ़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी गई है और काफ़ी सहज तरीके से आप इसे समझ पाओगे। तो दैट्स वाई मैंने इस पीडीएफ को चुना है और ये आपका विजन आईएएस मैगजीन की तरफ से ही है ना। इंटरनेट पर उपलब्ध है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, आप उससे यूटिलाइज कर सकते हो। इससे क्या होंगी, इससे दो तीन बातें आपको समझने की ज़रूरत है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो पीवाईक्यू है उसका अहम रोल है। अहम रोल क्यों है? पहली बात तो ये कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उस एग्ज़ाम की पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करते हो तो आप यूज्ड टू नहीं होंगे उसके लैंग्वेज से, ठीक है। बिकॉज अगर आप लैंग्वेज से यूज टू हो जाते हो तो आपकी जो स्पीड है क्वेश्चन पढ़ने की वो बढ़ जाएगी और जब क्वेश्चन बढ़ जाएगी तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो सकेगा, ठीक है। भले ही आप कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो बट उनका लैंग्वेज और यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है उनका लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। इसीलिए आपको पीवाईक्यू सॉल्व करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि उसके ऑप्शंस पर भी आपको ऑब्जर्वेशन करने होंगे ताकि किस प्रकार से ऑप्शंस को फ्रेम किया जाता है और क्यों वो ऑप्शन गलत होते हैं इसको समझना ज़रूरी है, ताकि अगर ऑप्शंस उस प्रकार के आपको देखने को मिले तो आप कैंसिल कर सको ऑप्शंस को। क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स जहाँ तक हम बात करते हैं तो बहुत सर्टेन क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आप डायरेक्ट बना सकोगे, बाकी इनडायरेक्ट का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा एलिमिनेशन तरीके से, है ना, ऑप्शंस को छाट कर। तो दैट्स वाई रेलेवेंस ऑफ पीवाईक्यू बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इस सीरीज में क्या करने वाले हैं, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे लास्ट 10 इयर्स के पेपर के। हाँ, थोड़ा सा फेवर मैं आपसे मांगना चाहता हूँ कि अगर आपके पास लास्ट 5 ईयर का, यानी कि 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, है ना, इन लास्ट 5 इयर्स का आपके पास टॉपिक वाइज, इट इज़ नॉट कि आपका पूरा पेपर और जिसमें कोई सेग्रीगेशन ना हो, वो तो ऑलरेडी नेट पर उपलब्ध है। अगर आपके पास टॉपिक वाइज है तो आप उसे हमारे टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हो, मैं उसे भी डिस्कस करूंगा वंस दीज पीडीएफ गेट्स कंप्लीटेड। क्योंकि लास्ट के 5 इयर्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, किस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है ना, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे ऑप्शंस फ्रेम किए जाते हैं, उन सबको भी देखना ज़रूरी होगा। तो होप यू अंडरस्टूड। और हाँ, जो मैं ओनली आईएएस के अभी लेक्चर सीरीज पब्लिश कर रहा था आईआर के, उसको पेंडिंग में डालूंगा। क्यों? क्योंकि अब प्री का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हो गया है, तो ऐसे में जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, है ना, जाहिर सी बात है प्री में इंगेज हो गए होंगे, तो उनके लिए भी ये सहूलियत का काम होगा कि आप टॉपिक को भी समझे। अब इस पीडीएफ में खास बात क्या है, वाई आई हैव चूजन दिस पीडीएफ। तो एक तो ये है कि इसमें आपको श्योरिटी होगी इन्फॉर्मेशन की, कि जो इन्फॉर्मेशन इसमें बताई गई हैं वो आपका स्टैंडर्ड बुक से मैच करेगा, है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको बार बार एक ही चीज़ रिपीटेड नहीं मिलेगी। तो एक टॉपिक है और उससे जो भी क्वेश्चंस आए हैं आप उसे कवर कर सकते हो, है ना, उस टॉपिक को पढ़ के। और टाइम भी कम लगेगा, नहीं तो पता चला कि
50 क्वेश्चन हम बना रहे हैं और 50 बार हम उसी टॉपिक को रिपीट कर रहे हैं, दैट विल बी नॉट बेनिफिशियल। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ा सा एनालिसिस भी पता चल जाता है कि हाँ यूपीएससी ने किन किन टॉपिक पर फोकस किया है, ठीक है, वाइल आस्किंग द क्वेश्चन। तो होप यू अंडरस्टूड। और आईआर के जो लेक्चर्स है वो कभी कभी हो सकता है मैं उसे डाल दूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल यही सीरीज चलनी ज़रूरी है आपके लिए भी, क्योंकि एग्ज़ाम तो पहले पर ही आपको देना है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। और मैंने आपको बताया कि जो पीडीएफ है अगर आपको लास्ट 5 ईयर्स के मिल जाते हैं तो आप हमें शेयर कर देना टेलीग्राम चैनल पर, एंड आई विल डिस्कस अगर वो पीडीएफ बढ़िया हुआ तो। नहीं तो अगर कोई कंपाइल कर सकते हैं तो फिर और भी ज़्यादा बढ़िया, वो कंपाइल करके आप सेंड कर दो, है ना, तो हमें आसानी हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन पूछे गए 2017 से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू कर दें तो फिर वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक, उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आपको आसानी होगी सॉल्व करने में, है ना। और जब आप क्वेश्चन मार्क करते हो तो बी श्योर कि आप पाउज करो वीडियो को, उसके बाद सॉल्व करो, थिंक करो, और उसके बाद आप सॉल्यूशन पर जाना, ठीक है। तो थोड़ा सा हम जनरल ट्रेंड समझने का कोशिश करते हैं कि लेट्स से कि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें क्या होते हैं, है ना। उसमें आपको क्वेश्चन दिया जाता है और 4 ऑप्शंस होते हैं। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, या तो आपको डायरेक्टली आंसर पता है तो सॉल्व हो जाएंगे, या फिर आप एलिमिनेट कर सको तब सॉल्व होंगे, है ना। जैसे 3 स्टेटमेंट दिए है, 1 2 1 2 3 2 ओनली ऐसे करके। और अगर आप एक स्टेटमेंट जानते हो कि भाई साहब ये गलत है तो उसको एलिमिनेट करके आप आंसर पर पहुंच सकते हो, क्योंकि यूपीएससी में डायरेक्ट आंसर्स कर पाना मुश्किल ही होता है रदर एज कंपेयर कि आपके स्टेट पीसीएस है वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर तो सोचना पड़ता है ना। थीम रिपीट होते हैं लेकिन आपको फिर भी सोचकर आंसर करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और यहाँ पर जाहिर सी बात है सब्जेक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है, और ये श्योर करे कि सिली मिस्टेक आपके ना हो। सिली मिस्टेक कहने का मतलब क्या, कि क्वेश्चन में पूछा गया नॉट करेक्ट तो आप करेक्ट मार के आ जाओ, करेक्ट पूछा गया नॉट करेक्ट मार के आ जाओ, ओएमआर शीट में गलत मार्क करके आ जाओ, ये सब सिली मिस्टेक है। आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे और इससे आपका मार्क्स नीचे गिर जाएगा, है ना। एग्ज़ाम प्रेशर में यही 2 3 अगर सिली मिस्टेक हो जाती हैं तो मान के चलो कि मुश्किल हो जाएंगे, है ना। क्योंकि कंपटीशन 1 नंबर का भी होता है, कभी कभी आपने सुना भी होगा कि प्रीलिम से 0.9 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स से लोग पीछे हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है इस प्रकार की सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इससे आपका क्या होगा, यू विल बी स्टिक टू द टॉपिक्स दैट हैज़ बीन आस्क्ड इनटू द यूपीएससी प्रीलिम्स इन द प्रीवियस ईयर्स, तो दैट विल बी बेनिफिशियल। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक फर्स्ट। हम सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। 7 क्वेश्चन है। तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करें तो इससे पहले कौन सा एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ठीक है। 1909 में खास बात क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट दी गई थी, किसको दी गई थी, मुस्लिम कम्युनिटीज को, है ना। तो फिर यहीं से आपका कॉमनल इलेक्टोरेट का शुरुआत हो गया था 1909 के एक्ट से। लेकिन उसके बाद आपको भी पता है कि 10 साल बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ब्रिटिश के द्वारा लाया गया, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब इसके पीछे बैकग्राउंड हम समझेंगे। इससे पीछे बैकग्राउंड ये है कि वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के राह पर है ना। और इंडियंस ने या फिर जो भी आपके लीडर्स हैं, इंडियन नेशनल्स हैं, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में अपनी पूरी सहमति दी थी। जैसे गांधी जी ने साफ साफ कहा था
कि हेल्प द ब्रिटिश इन द वॉर, जो कि आपका वर्ल्ड वॉर 2 में देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है, इस उम्मीद में इंडियन लीडर्स थे कि आने वाले समय में जब ये वॉर ख़त्म होगा तो हमें रिफॉर्म्स दिए जाएंगे, है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी चल रही थी उस समय, होम रूल लीग का नाम आपने सुना होगा। होम रूल लीग में क्या था आपका कि सेल्फ गवर्नमेंट की मांग चल रही थी, है ना। तो ये सब आपके बैकग्राउंड पीछे चल रहे थे, और दैट्स वाई जो आपके मॉन्टेगो है, मॉन्टेगो की जो सेक्रेटरी है ना, मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का नाम सुना होगा। तो जो आपके मॉन्टेगो है ये आपके सेक्रेटरी, और चैम्सफोर्ड जो है वो आपके वाइसराय है ना। तो जो मॉन्टेगो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था ब्रिटिश कैबिनेट में कि भाई साहब हम आने वाले समय में सेल्फ गवर्नमेंट भारत में देने वाले हैं। कब देने वाले नहीं पता, लेकिन बोला गया कि सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। एंड इसी को मॉन्टेगो डिक्लेरेशन कहा गया, या फिर यूं कह सकते हो कि इसी को अगस्त डिक्लेरेशन भी कहा गया। तो मॉन्टेगो का डिक्लेरेशन क्या था, आप देख सकते हो कि आने वाले समय में हम रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे एंड सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देंगे। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब क्या है कि भाई साहब जो एग्जीक्यूटिव होगा वो लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेदार होगा, है ना। यही तो होता है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। आज हमारे देश में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है कि नहीं, जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये बातें हो गई थी, ठीक है। और साथ ही साथ मोर एंड मोर इंडियंस को इंक्लूड किया जाए गवर्नमेंट में, ये बातें भी बोली गई थी, ठीक है। तो इसी को हमने, जो मॉन्टेगो ने डिक्लेयर किया, इसी को अगस्त डिक्लेरेशन कहा जाता है। देख सकते हो 20 अगस्त 1917 को ये डिक्लेरेशन हुई थी, नॉन एज अगस्त डिक्लेरेशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हम देखेंगे, ठीक है। और मॉडरेट्स, आपको भी पता है आईएनसी में दो गुट थे, एक तो आपका मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट बेसिकली बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड, ये अपनी विचारधारा रखते थे, जैसे आपका पैसिव रेसिस्टेंस, बॉयकट, है ना। लेकिन मॉडरेट्स बोलते थे कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट आप एजिटेशन करो, ये सब बातें होती थी। तो उसके डिटेल में तो नहीं जा रहे, लेकिन ये ध्यान रखना मॉडरेट्स ने इस एक्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा था, ठीक है। अब डायरेक्ट हम फीचर्स की तरफ जाएंगे। तो जब हम फीचर्स की बात करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात डायरेक्ची, इस पर यूपीएससी ने 3-4 बार क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ची। और डायरेक्ची को समझने में काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के बीच में। देखो, जब हम बात करते हैं डायरेक्ची की, तो सिंपल सा समझो कि जो प्रोविंसेस है, डायरेक्ची कहाँ पर लाया गया, प्रोविंसेस में। तो जो आपका प्रोविंस है ना, ब्रिटिश प्रोविंस, उस प्रोविंस में जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स है, आज हमारे पास लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट जो सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइडेड है ना, तो उसी प्रकार से जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट है ना, विद इन द प्रोविंसेस दो भाग में डिवाइडेड होंगे, ठीक है। और ये जो आपके प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो दो भागों में डिवाइडेड है, इसको हम कहेंगे एक तो रिजर्व सब्जेक्ट और एक होगा आपका ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो रिजर्व सब्जेक्ट में क्या है कि रिजर्व सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर ही उन सब्जेक्ट पर एक्सक्लूसिवली लॉ बना सकते हैं। और जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट था, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में क्या था कि गवर्नर और जो आपके इंडियन मिनिस्टर थे, अब ये जो इंडियन मिनिस्टर थे वो नॉमिनेट किए जाते थे फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। तो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में क्या होता था, गवर्नर प्लस इंडियन मिनिस्टर्स की मदद से सब्जेक्ट्स पर कानून बनाए जाते थे, और ये प्रोविंसेस में है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि आपको रिजर्व सब्जेक्ट याद रख लेना है कि क्या क्या है। जैसे आपका जस्टिस है, पुलिस है, रेवेन्यू है, ये सब आपके रिजर्व सब्जेक्ट में आएंगे। और जो आपके ट्रांसफर सब्जेक्ट है, उसमें मान के चलो कि उतनी ज़्यादा वेटेज वाली सब्जेक्ट नहीं है, जैसे एजुकेशन हो गया, आपका पब्लिक हेल्थ हो गया, पब्लिक वर्क्स हो गया, ये सब आपका ट्रांसफर सब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका डायरची का मतलब। डायरची का मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्ट सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड होंगे,
वो तो आपका फेडरलिज्म हो गया, सेंटर और स्टेट के बीच में सब्जेक्ट डिवाइडेड है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो फेडरलिज्म हो गया। डायरेक्टरी का मतलब विद इन द प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, that is two governing authority, one that will be dealt with the governor and their executive council of bureaucrats, and the other will be the governor and with the Indian ministers। ठीक है। और इसके बाद क्या अन्य फीचर्स है, तो पहली बार आपका बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म मतलब क्या हुआ, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। और ये बाइकैमरलिज्म कहाँ पर, सेंट्रल लेवल पर या फिर प्रोविंशियल लेवल पर, तो ये बाइकैमरलिज्म आपका सेंट्रल लेवल पर लाया गया है ना। एंड डायरेक्ट इलेक्शन भी पहली बार इंट्रोड्यूस की गई कंट्री में, तो ये ध्यान रखना है, बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है। और बाइकैमरलिज्म कहाँ पर, आपका सेंट्रल लेवल पर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर से रिप्लेस हो गई, जिसमें अपर हाउस एंड लोअर हाउस होंगे, और मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस वो डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए जाएंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है। और साथ ही साथ जो आप देख सकते हो वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, है ना, जिसको लेमन टर्म्स में आज कैबिनेट भी कह सकते हैं, है ना। तो जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 6 मेंबर्स हुआ करते थे, और 6 मेंबर्स में जो आपके 3 होंगे वो इंडियन होंगे, है ना। और एक बात और, कि जो आपका कॉमनल रिप्रेजेंटेशन था, प्रिंसिपल ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट, वो 1909 एक्ट में किसके लिए एक्सक्लूसिव था, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, लेकिन 1919 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ ग्रांटेड द वोटिंग राइट्स टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, ये भी ध्यान रखना है। और वो डिसाइड हो रहा था कि प्रॉपर्टी क्या है, टैक्स कितना देते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। आज तो हमारे पास क्या है कि एवरी पर्सन वेदर एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड वेदर दे हैव प्रॉपर्टी और नॉट, अगर सिटीजन है भारत का वो तो उसे वोटिंग का अधिकार है ना। एंड इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर, ये भी ध्यान रखना है, लेकिन ये जो ऑफिस है लंदन में क्रिएट की गई थी, है ना। एंड उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को भी इस्टेब्लिश किया गया। हालांकि ये जो आपके सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है 1926 में जाकर इस्टेब्लिश हुए थे, और इसकी मदद से सिविल सर्विस को रिक्रूट किए जाते थे। और ये भी ध्यान रखना है, चूँकि अब सब्जेक्ट्स डिमार्केट हो गई, है ना, सब्जेक्ट जो है वो आपका डिमार्केट हो गई, दैट्स वाई प्रोविंशियल बजट्स एंड सेंट्रल बजट को भी सेपरेट कर दिया गया, कि भाई साहब स्टेट या फिर प्रोविंसेस अब अपना बजट खुद बनाएंगी, सेंट्रल बजट का अपना होगा, जैसे आज आप देखते हो। ठीक है। एंड साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि आने वाले 10 सालों में इस रिफॉर्म्स की, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 है, इसकी रिव्यू की जाएगी। दैट्स वाई आपका साइमन कमीशन को भी गठित किया गया था 1927 में, हालांकि ये 2 साल पहले ही गठित कर दी गई। तो हम साइमन कमीशन के बारे में भी जानेंगे। तो होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा समझने में, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। अब देखो, जब हम साइमन कमीशन की बात करते हैं तो इसको लाने के पीछे क्या पर्पज़ थी, तो इसको लाने के पीछे पर्पज़ थी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट में बोला गया था कि हम आने वाले 10 सालों में इसका भी रिव्यू करेंगे। साइमन कमीशन लाया गया 1927 में, और इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन ध्यान रखो कि सातों के साथ जो है वो ब्रिटेन या ब्रिटिश ही थे या इंग्लिश ही थे, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर शामिल नहीं था। अब भारत के लिए आप रिफॉर्म सजेस्ट करोगे, है ना, तो उसमें इंडियन मेंबर्स नहीं होंगे, तो फिर इस कमीशन का कोई मतलब ही नहीं बैठता है। उस समय तक तो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस पर चला गया था हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो जाहिर सी बात है विरोध प्रदर्शन भी इसका काफ़ी ज़्यादा हुआ। अब विरोध किस लिए हुआ ये ध्यान रखना है, विरोध इसलिए हुआ क्योंकि, यानी कि हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने विरोध क्यों किया, बिकॉज जो भी मेंबर्स थे इस कमीशन के सारे ब्रिटिश ही थे, है ना। तो जो भी पार्टीज हैं
बॉयकटेड द कमीशन इंक्लूडिंग द INC। लेकिन ध्यान रखना किसने बॉयकट नहीं किया, जस्टिस पार्टी इसने बॉयकट नहीं किया, यूनियनिस्ट पार्टी इसने बॉयकट नहीं किया। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इस कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया, तो 1913 में रिपोर्ट सौंप दी गई थी इस साइमन कमीशन की, है ना। और इसने बोला कि भाई साहब जो डायरेक्टरी प्रोविंशियल लेवल पर हमने लेकर आया, जिसकी चर्चा हमने की, उसको प्रोविंशियल लेवल से ख़त्म करके सेंट्रल लेवल पर ले आओ, है ना। साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक्सटेंशन करो प्रोविंसेस में, और फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसिपल स्टेट, ये ध्यान रखना, जो कि आपका 1935 के एक्ट में इंक्लूड किया गया। ऑल इंडिया फेडरेशन, फेडरेशन में क्या था कि वैसा प्रिंसिपल स्टेट्स और जो आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस है ना, उनके बीच पावर शेयर किया जाएगा, जैसे आज आप देखते हो। हालांकि आज तो प्रिंसिपल स्टेट का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन आज हमारा फेडरेशन का तो कंसेप्ट है ना। एंड साथ ही साथ जो कॉमनल इलेक्टोरेट है, सेपरेट इलेक्टोरेट, इसको कंटिन्यू की जाएगी और एक्सटेंड की जाएगी, ये ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब जब ये साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1930 में, तो जाहिर सी बात है जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, है ना, अब उनके क्या राय विचार है उनको समझने के लिए, उनकी क्या रिकमेंडेशंस है उनको समझने के लिए, ब्रिटेन ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रखे। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में आपके कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स होने थे, एक तो प्रिंसिपल स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले, एक ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले, ठीक है। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 1930 से ये शुरू हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। याद रखना तीनों लंदन में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, फर्स्ट और थर्ड को नहीं किया। एंड उसके बाद आपका वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रिपेयर की गई, और अल्टीमेटली दैट recommendations culminated into the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये ध्यान रखना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है उसे हम देखेंगे आगे, टॉपिक दी गई है, ठीक है। एंड आपको ही पता है जब लाला लाजपत राय साहब साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध कर रहे थे, अब आपको ये बतानी है कि विरोध कहाँ कर रहे थे। तो उन पर लाठी चार्ज की गई थी, है ना, ब्रिटिश के द्वारा, और कुछ महीनों बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो उसी का बदला लेने के लिए आपका भगत सिंह जो थे, उन्होंने सॉन्डर्स को मारा था। दैट इज ऑल्सो नोन फॉर द फेमस सॉन्डर मर्डर केस, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, सॉन्डर मर्डर केस में लाल ये भगत सिंह एक थे, और एक और पर्सन थे, वो आप हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कौन थे। तो यहाँ तक हमने डिक्लेयर किया, डिस्कशन किया। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, होप यू अंडरस्टूड। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरेची रेफर्स टू। तो मैंने आपको बताया था ना, डायरेची आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था। तो ये ध्यान रखना है क्या मतलब होता है। तो सबसे हम पहले हम ऑप्शन को छाटेंगे, डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस। तो भाई साहब ये तो बाई कैमरलिज्म है ना, ये डायरेची नहीं है ना। उसके बाद देखो इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो डबल गवर्नमेंट होगा तो ये क्या होगा, फेडरलिज्म होगा, है ना, डायरेक्ची तो नहीं होगी। अब देख लो, हैविंग 2 सेट्स ऑफ रूलर, वन इन लंदन एंड अनदर इन दिल्ली। तो ये कोई बात नहीं बनती है, कभी आपने ब्रिटिश काल में तो ऐसा सुना नहीं होगा कि लंदन में एक दिल्ली में बैठा है। ऐसे में तो पावर का ही कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, है ना। अब देखो, तो बचा आपका एक ऑप्शन, तो एलिमिनेट कर दिया मैंने, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में जो प्रोविंसेस हैं उसके अंतर्गत सब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरीज में, एक तो रिजर्व एक ट्रांसफर्ड। और रिजर्व किसके अंतर्गत होगा और ट्रांसफर्ड किसके अंतर्गत होगा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन देखो, द मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड प्रपोजल। ये जो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड प्रपोजल है, इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट? सोशल रिफॉर्म है क्या? नहीं भाई साहब। एजुकेशन रिफॉर्म है? वो भी नहीं है। रिफॉर्म्स इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन? ये भी नहीं है। तो बचा क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से। क्यों? बिकॉज मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड प्रपोजल इट इज़ नथिंग बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ही है ना। तो ये हमने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर। ऐसा तो हमने कभी पढ़ा नहीं, अभी इतना बार हमने डिस्कशन किया, बिल्कुल नहीं, है ना। और इनफैक्ट क्या, ये जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, ये जनरली आपको कोई भी एक्ट में देखने को नहीं मिलता है, चाहे 1919 हो, चाहे वो आपका 1935 हो, है ना। और इसके बाद देखो, बी ऑप्शन है आपका, द जुरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और तीसरा ऑप्शन है द पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड द वाइसराय। तो भाई साहब, ये जो पावर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड द वाइसराय, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 मतलब 1858 में ही डिफाइन कर दी गई थी, है ना। जिसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट की बात करते हैं, जहाँ पर वाइसराय का पोजीशन आया था, है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोजीशन आया था। इट इज़ नथिंग डीलिंग विद द 1919। ठीक है। तो बचा क्या आपका? बचा आपका बी ऑप्शन, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बिकॉज ये जो आपका एक्ट आया था, इसमें जो सब्जेक्ट्स है ना, वो आपका सेंट्रल और प्रोविंसेस के बीच डिमार्केट की गई थी। दैट्स वाई मैंने ये भी आपको बताया कि स्टेट अपने बजट प्रिपेयर कर सकते हैं और सेंट्रल अपने बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पीपल ऑफ इंडिया हेजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज। क्यों पीपल ऑफ इंडिया ने विरोध किया साइमन कमीशन का? क्यों इतनी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुई थी, एंटी साइमन प्रोटेस्ट, है ना। साइमन गो बैक का भी नारा लगा था। क्यों? तो यहाँ पर देखो, इंडियंस नेवर वांटेड द रिव्यू वर्किंग एक्ट ऑफ 1919। भाई साहब, ये कभी हो सकता है कि इंडियन नेवर वांटेड? भाई साहब, रिफॉर्म्स हमेशा तो वांट ही कर रहते हैं भारतीय। तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग। उसके बाद देखो, साइमन कमीशन रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ डायरची इन द प्रोविंसेस। तो ये साइमन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया, इसका प्रोविजन सही है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है कि वाई पीपल ऑफ इंडिया जीटेड। तो दैट विल नॉट बी द आंसर। आंसर विल बी देयर विल नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन। ठीक है। एंड द डी ऑप्शन इज द साइमन कमीशन सजेस्टेड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। पार्टीशन ऑफ द कंट्री सजेस्ट किया गया आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत, जो आपका माउंट बेटन प्लान है और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है। इससे पहले ब्रिटिश अपने कोई भी एक्ट में, चाहे क्रिप्स मिशन हो, चाहे अगस्त ऑफर हो, इन सब में पार्टीशन का क्लियर बात कभी नहीं किया। तो ध्यान रखना है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन के माध्यम से सॉल्व हो जाएंगे। तो साइमन कमीशन हो या क्रिप्स मिशन हो या फिर अगस्त ऑफर हो, अगर पार्टीशन की बात करेगा वो, तो वो गलत होगा। हाँ, माउंटबेटन प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है, इसमें पार्टीशन की बात कही गई थी। ठीक है। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर प्रिंसिपल फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब देखो, ये क्वेश्चन सब रिपीट होते हैं, है ना। हमने आपको पढ़ाया है और उसी टाइप से क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो क्या प्रिंसिपल फीचर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का? तो देखो यहाँ पर, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ची इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, क्या है कि नहीं है, आप बताना। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कॉमनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, यहाँ पर देखो, फॉर मुस्लिम्स। रिवॉल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। तो यहाँ पर ये आपको पता है, डायरेक्टरी के बारे में हमने चीख चीख कर पढ़ाया है आपको कि यस, ये 1919 का फीचर्स है। फर्स्ट विल बी कंपलसरी, तो इसको काटो, है ना। उसके बाद देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कॉमनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ये तो भाई साहब 1909 के ही एक्ट में ला दिया गया था। तो फिर ये तो नहीं होगा, तो दो को काटो, दो भी काट दिया। अब आपके पास बचा ए और सी। देखो, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, ये हमने अभी तुरंत पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया। यस, डिवीजन किया गया था, मतलब लेजिस्लेटिव अथॉरिटी सेंटर
के द्वारा प्रोविंसेस को दी गई थी, है ना। यानी कि सब्जेक्ट का डिमार्केशन हुआ था बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, और डायरेक्ची भी आई थी। तो 1 एंड 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऐसे आप एलिमिनेट करके आंसर्स ला सकते हो। इसके बाद देखो, विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर रिकमेंडेड बाय द नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में हमने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप नेहरू रिपोर्ट को आप समझ सकते हो कि 1928 में ये नेहरू रिपोर्ट आई थी, है ना। मोतीलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट को तैयार किया था, मोतीलाल नेहरू के चेयरमैनशिप पर, ठीक है। और नेहरू रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि आपका डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी नेहरू रिपोर्ट में, साथ ही साथ आपके फंडामेंटल राइट्स देने की बात की गई थी, ठीक है। और जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, 19 फंडामेंटल राइट देने की बात की गई थी। और याद रखना है, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की भी बात की गई थी, और ये हमने बताया, ठीक है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये 4-5 फीचर, और आप जो स्पेक्ट्रम है उसमें आप जाके कंटेंट को पढ़ सकते हो। यहाँ से आप क्वेश्चन बना लोगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेहरू रिपोर्ट, ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, बिल्कुल नहीं। क्यों? बिकॉज नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात जो आपका लाहौर सेशन है ना, लाहौर सेशन में जाके जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। तो वहाँ से आपका कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात निकल कर आती है। इससे पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रेज नहीं किया था। तो एक तो वैसे भी आपका खत्म हो जाता है। व्हेन द वन ऑप्शन इज एलिमिनेटेड द आंसर विल डायरेक्टली कम टू 2 and 3, ठीक है। तो क्या क्या सही हो गया? प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ज्वाइंट इलेक्टोरेट फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द माइनॉरिटी। यस, सेपरेट इलेक्टोरेट को इसने खारिज किया था। सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। और नेहरू रिपोर्ट क्यों बनाया गया था? बिकॉज लॉर्ड बिर्केनहेड का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने चैलेंज किया था आईएनसी एंड अदर इंडियन पार्टीज को कि भाई साहब, आप सब एक साथ सहमति के आधार पर कभी कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सकते। तो फिर इसको इंडियन लीडर्स ने दिल पर ले लिया, तो बोला कि भाई साहब कैसे नहीं बना सकते। तो ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। उसके बाद बहुत सारे पार्टीज उस मीटिंग को अटेंड किया, और एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही गई थी, तो जिसमें ये फीचर्स थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मैंने जो आपको बताया। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और जो फंडामेंटल राइट थे वो 19 फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है। जिसमें आपका राइट फॉर वोमेन, इक्वल राइट्स फॉर वोमेन की बात की गई थी। राइट टू फॉर्म यूनियंस, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की भी बात की गई थी। वो आप स्पेक्ट्रम में देख लेना। उसके बाद देखो, विथ रेफरेंस टू साइमन कमीशन रिकमेंडेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो साइमन कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया? इट रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरेक्ची विथ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। चलो देखते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, इट प्रपोज द सेटिंग अप ऑफ इंटर प्रोविंशियल काउंसिल अंडर द होम डिपार्टमेंट, है ना। जो आप इंटर स्टेट काउंसिल की बात करते हो ना आज, उसी प्रकार से इंटर प्रोविंशियल काउंसिल। इट सजेस्टेड द एबोलिशन ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। एंड जो डी ऑप्शन है आपका, इट रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस विद ए प्रोविजन फॉर इंक्रीज्ड पे एंड अलाउंसेस फॉर ब्रिटिश रिक्रूट्स एज कम्पेयर टू इंडियन रिक्रूट। तो भाई साहब ये तो वैसे भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो साइमन कमीशन 1927 में आया था, और एक रिपोर्ट आपका 1930 में आया था। उस समय इंडिपेंडेंस की बात चल रही थी, और ब्रिटिश उस समय पॉलिसी लाएगा डिस्क्रिमिनेशन वाली। तो ये तो लॉजिकल नहीं है ना। तो इसलिए ये जो है कि इंडियन पुलिस सर्विस क्रिएट करो, और उसमें ब्रिटिश रिक्रूट्स के सैलरी अलाउंसेस बढ़ा दो और इंडियन रिक्रूट्स के नहीं बढ़ाओ, तो पता चला कि और ज़्यादा फ्रीडम मूवमेंट तीव्र हो जाएगी, है ना। तो ये डी तो नहीं होगा। उसके बाद इट सजेस्टेड द एबोलिशन ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर द सेंटर, नहीं, एबोलिशन की बात नहीं की गई थी। और उसके बाद इट प्रपोज द सेटिंग अप ऑफ इंटर प्रोविंशियल काउंसिल, ये तो हमें पढ़ा ही नहीं, ये भी नहीं है।
हाँ, ये है कि इट रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरची विद द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। डायरची जो आपका प्रोविंसेस पर था, वो डायरची आपका सेंट्रल लेवल पर लगा दो, ये बोली गई थी। और साथ ही साथ बाई कैमरल जो लेजिस्लेचर है उसको प्रोविंसेस को भी दे दो, ये बातें कही गई थी। मतलब सेंटर पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर तो हो ही हो, साथ ही साथ प्रोविंसेस के लेवल पर ही। ठीक है, तो हमने रिकमेंडेशन साइमन कमीशन वाला देखा ना, कहाँ गया, देख लेना। ठीक है, देखो एवोल्यूशन ऑफ डायरची एट द प्रोविंशियल लेवल। ठीक, तो ये बातें हो गई। तो आपका क्या सही आंसर हो जाएगा? इट सजेस्टेड द एवोल्यूशन ऑफ बाई, ये नहीं, हाँ, इट रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरची विद द रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस। तो यहाँ तक हमने कवर किया। तो होप ये सीरीज आपको पसंद आएगी। थोड़ा सा अगर ज़्यादा समय लग रहा है तो हम इस समय को भी कम करेंगे। जो आप हमें बताइए कि क्या इस प्रकार का डिटेल डिस्कशंस ठीक है, या फिर जो डिस्कशंस है टॉपिक का उसको थोड़ा सा कम किया जाए, है ना। हालांकि डिटेल डिस्कशन से ये होता है कि आपको अदर साइड इन्फॉर्मेशन भी पता चल जाती। तो होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। ठीक है, और कंटिन्यू करेंगे हम वहाँ से आगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अपने रिस्पॉन्स देना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।